नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों आज हम देखेंगे हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण 200 प्रश्न। दोस्तों इसमें मैं आपको सभी प्रश्न के लिए 2 सेकंड का समय दूंगी। आपको उसमें अपना आंसर देख लेना है और फिर जब मैं आपको आंसर बताऊंगी तो आपको अपना आंसर चेक कर लेना है कि आपका आंसर ठीक है या गलत है। तो 200 में से आपका कितना स्कोर आएगा वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें जो भी प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो इसके आंसर मैं लेकर आई हूँ वो ऑथेंटिक बुक से लेकर आई हूँ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप जो हमारे प्रश्न हैं वो प्रश्न तो आप कहीं से भी ले सकते हो, परंतु उनका जो आंसर है वो आप ऑथेंटिक बुक से ही देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट हमारा प्रश्न है दोस्तों, हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? तो आप अपना उत्तर देख लीजिए, फिर मैं आपको उत्तर बताऊंगी। तो इसका उत्तर नंबर 2 हमारा ठीक है, हिंदू उर्दू मिश्रित। फिर है हमारा प्रश्न नंबर 2, इनमें कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है? तो इसका उत्तर नंबर 4 ठीक है, छत्तीसगढ़ी पश्चिमी हिंदी वर्ग की भाषा नहीं है। और बांगरू, ब्रज और कन्नौजी ये बोली पश्चिमी हिंदी की है। फिर है हमारा वर्तमान समय में संविधान द्वारा स्वीकृत भाषाओं की संख्या कितनी है? तो आप अपना उत्तर बताइए। इसका जो उत्तर नंबर 3 वो ठीक है, 22। फिर है हमारा ग्रीम नियम का संबंध किससे है? तो इसका उत्तर नंबर 1 हमारा ठीक है, शबनिम विज्ञान। फिर है हमारा अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? तो इसका उत्तर नंबर 3 ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। फिर है हमारा उत्तर नंबर 6, संचार माध्यमों में प्रयोग होता है। तो इसका उत्तर नंबर 4 आपका ठीक है, हिंदी का व्यवहारिक रूप। फिर है हमारा प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से अंत सत व्यंजन कौन सा है? तो इसका उत्तर नंबर 1 ठीक है, या। फिर है हमारा इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? और दोस्तों ये प्रश्न बार बार पेपर में पूछे जाते हैं, क्योंकि जो हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास है, या फिर हम कह सकते हैं हमारी फर्स्ट यूनिट है, उसमें से बोली संबंधित 2 प्रश्न पूछे ही जाते हैं हर बार। तो इनमें से हमारा उत्तर नंबर 2 ठीक है, बिहारी। तो अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बोलियां है। फिर है दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 9, बोली का लघुत्तम रूप है। इसमें बोली का छोटा रूप पूछा गया है, जैसे भाषा का छोटा रूप बोली हो गया और बोली का भी छोटा रूप पूछा गया है, तो उपबोली इसका आंसर हो जाएगा। फिर है हमारा निम्नलिखित में से कौन द्रविड़ परिवार की भाषा है? तो पहले आप अपना उत्तर देख लीजिए,
फिर उसके बाद मैं आपको उत्तर बताऊंगी। तो इसका उत्तर नंबर हमारा 4 कन्नड़ ठीक है। फिर है हमारा, किस क्षेत्र की बोली को काशी का कहा गया है? तो आप अपना उत्तर बताइए। इसका उत्तर नंबर 3 ठीक है, बनारस। फिर है हमारा प्रश्न नंबर 12, देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? तो ये तो हमारा बहुत ही सरल प्रश्न है और आप सभी जानते होंगे। तो इसका उत्तर नंबर 2 हमारा ठीक हो जाएगा, ब्राह्मी। फिर है हमारा, साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? तो इसका उत्तर नंबर हमारा 1 ठीक हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल। फिर है हमारा, ब्रजभाषा किस अपभ्रंश से विकसित है? तो इनका जो है आपको कर्म पता होना चाहिए कि कौन सी भाषा से विकसित हुई है। तो इसका प्रश्न नंबर हमारा 1 ठीक है, शोर सैनी। फिर है हमारा, डिंगल भाषा का संबंध किस साहित्य से है? तो डिंगल भाषा जो है हमारी, वो राजस्थानी साहित्य से संबंधित है। इसका उत्तर नंबर 2 ठीक है। फिर है हमारा प्रश्न नंबर 16, हिंदी में कौन भारोपी परिवार की भाषा नहीं है? तो इसका उत्तर नंबर 3 आपका ठीक है, मलयालम। फिर है हमारा, ब्रजभाषा कहाँ बोली जाती है? तो आप सभी को पता है, ब्रजभाषा मथुरा और वृंदावन में बोली जाती है। तो इसका उत्तर नंबर हमारा 3 ठीक है। फिर है हमारी, हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है? तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति जो हमारी हुई है, वो हुई है शोर सैनी अपभ्रंश से। तो इसका उत्तर नंबर 3 ठीक है। फिर है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? तो इसमें देखिए, बोलियों के कई प्रश्न आ चुके हैं और बोली के प्रश्न हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि हर बार 2 प्रश्न यहाँ से पूछे ही जाते हैं। तो इसका उत्तर नंबर हमारा 4 ठीक है, अवधि। फिर है हमारा प्रश्न नंबर 20, संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? तो इसमें भोजपुरी जो है हमारी, वो भाषा सम्मिलित नहीं है। बोडो, मैथिली और डोगरी सम्मिलित है। फिर हमारा प्रश्न नंबर 21, बिहारी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? तो इसका उत्तर नंबर 2 ठीक है, बुंदेली नहीं आती है, भोजपुरी, मगही और मैथिली आती है। फिर है हमारा, खड़ी बोली के लिए सुनीत कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है? तो इसका उत्तर नंबर हमारा 1 ठीक है, जनपदीय हिंदुस्तानी। फिर है हमारा, हिंदी वर्णमाला में आन और आ क्या है? तो इसका उत्तर नंबर 3 हमारा ठीक है, अयोग वहा। फिर है हमारा, ब्रजभाषा का विकास किससे हुआ है? तो इसका उत्तर नंबर 3 हमारा ठीक है, शोर सैनी। फिर है हमारा, अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है? तो अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था है अवट।
इसका उत्तर नंबर 4 ठीक है। फिर है हमारा प्रश्न नंबर 26। अपभ्रंश में कुल कितने स्वर थे? तो इसका उत्तर नंबर हमारा 1 ठीक है, 8। फिर है मगही किस हिंदी प्रदेश की बोली है? तो ये हमारी बिहारी की बोली है। फिर है भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार है? तो ये इसका उत्तर नंबर 3 हमारा ठीक है, इतिहास। फिर है इसमें ब्राह्मी लिपि के विकास का अनुक्रम है? तो इसका हमारा उत्तर नंबर 1 ठीक है, ब्राह्मी लिपि, फिर गुप्त लिपि, कुटिल लिपि और उसके बाद देवनागरी लिपि। फिर है हमारा प्रश्न नंबर 30। भाषा की उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके प्रतिपादकों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो इसका उत्तर नंबर 3 हमारा ठीक है। तो इसमें देखिए धातु सिद्धांत हेज का है, यो हे हो सिद्धांत नेयावार का है, इगित सिद्धांत राय का है, संपर्क सिद्धांत रेवेज का है। फिर है हमारा प्रश्न नंबर 31। इसमें कथन और तर्क में दिया हुआ है ब्रज भाषा में गीतात्मकता स्वाभाविक रूप से आ जाती है। और तर्क में दिया हुआ है ब्रज भाषा में परूप वर्णों का अभाव है। तो इसका उत्तर बताइए आप। तो इसका उत्तर नंबर 2 हमारा ठीक हो जाएगा। ए जो है वो आंशिक रूप से सही है और बी सही है। फिर है हमारा प्रश्न नंबर 32। अपभ्रंश का मुख्य छंद है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा उत्तर नंबर 1 दोहा। फिर है हमारा आगरा का बोली क्षेत्र है? आगरा में कौन सी बोली बोली जाती है ये आपको बताना है। तो आगरा में भी हमारी ब्रज बोली बोली जाती है। फिर है हमारा हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम है? तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर नंबर 2 संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश ये ठीक है। तो दोस्तों ये एक बहुत सामान्य से हमारा हिंदी का प्रश्न है जो हमारा प्रश्न नंबर 34 है। तो इसका आपको पता होना चाहिए। फिर है हमारा प्रश्न नंबर 35। डॉक्टर सुनीत चटर्जी ने के अनुसार पूर्वी हिंदी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के किस वर्ग में आती है? तो इसका उत्तर नंबर 4 ठीक है, प्राच्य। ये इसका उत्तर नंबर 4 ठीक है, इसमें आएगा प्राच्य। उत्तर नंबर 4 इसका ठीक है, ये प्राच्य। फिर है उसके बाद डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या मानी है? तो इसका हमारा आएगा उत्तर नंबर 1
13 स्वर और 38 व्यंजन, टोटल इसमें 51 हमारे हो जाएंगे। फिर है हमारा अपभ्रंश को प्राकृत भाष हिंदी किसने कहा है? तो इसका उत्तर नंबर 3 आपका ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी ने। फिर है हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आविर्भाव किसे माना है? तो इसका उत्तर नंबर 4 ठीक है, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। फिर है हमारा प्रश्न नंबर 39, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है? तो इसका उत्तर नंबर 1 ठीक है, अवधी नहीं है, ब्रज, बुंदेली और कन्नौजी है। फिर है हमारा प्रश्न नंबर 40, सा ध्वनि का उच्चारण स्थान है? तो इसका उत्तर नंबर 2 ठीक है, तालव्य। फिर है हमारा सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना गया है? तो इसका हमारा उत्तर नंबर 1 ठीक है, ब्राचड़। फिर है हमारा इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो इसका उत्तर नंबर 4 ठीक है, भोजपुरी नहीं है, डोगरी, संथाली और बोडो शामिल है। फिर है हमारा इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो ये हमारा उत्तर नंबर 2 इसमें ठीक है, अपराध में उपसर्ग नहीं है। फिर है हमारा अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो इसका हमारा उत्तर नंबर 3 ठीक है, अर्धमागधी। फिर है हमारा किसमें ओकारांत रूपों की बहुलता है? तो इसका हमारा उत्तर नंबर 1 ब्रजभाषा ठीक है। फिर है हमारा विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है? तो इसका हमारा उत्तर नंबर 1 ठीक है, पाली। फिर है हमारा शब्दों की पद रचना पर आधारित भाषाओं के वर्गीकरण को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर नंबर 4 ठीक है, आकृति मूल वर्गीकरण। फिर है हमारा भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? तो इसका उत्तर नंबर 4 हमारा ठीक है, सियोयन। फिर है हमारा मैथिली का प्राचीन उपलब्ध ग्रंथ है? तो इसका उत्तर नंबर 1 ठीक है, वन रत्नाकर। फिर है हमारा आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वीय समुदाय की भाषा नहीं है? तो इसका उत्तर नंबर 2 हमारा ठीक है, मराठी नहीं है, उड़िया, बिहारी और बांग्ला है। नमस्कार दोस्तों, ये है हमारा हिंदी साहित्य के जो हम महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहे थे उसका भाग 3। तो इसमें हम 101 से और 50 तक 150 तक 50 प्रश्न देखेंगे। तो इसमें हमारा प्रश्न नंबर 101 है, सूची 1 और सूची 2 हमारी दी हुई है, इनको हमें मिलाना है। तो इसमें पहले आप इसका उत्तर
देख लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको इसका उत्तर बताऊंगी। तो इसका उत्तर नंबर 1 हमारा ठीक है। फिर है हमारा, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। दोस्तों, जो ये नहीं वाले प्रश्न होते हैं इनको थोड़ा ध्यान से पढ़िए और इनका आंसर भी ध्यान से देना है, क्योंकि कई बार इसमें गलती हो जाती है। तो इसमें नहीं पूछा है कि कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। तो इसका हमारा उत्तर नंबर 3 ठीक है। मैथिली जो है वो उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। अवधी, ब्रज और खड़ी बोली जो है वो उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। फिर है हमारा प्रश्न संख्या 103, पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया है। तो इसका उत्तर नंबर हमारा 4 ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलहरी। फिर है हमारा प्रश्न नंबर 104, हिंदी को राज्यभाषा के रूप में मान्यता कब मिली। तो ये वैसे हमारा सरल प्रश्न है, इसका आंसर आप सभी को पता होना चाहिए, 14 सितंबर 1949। तो इसका हमारा उत्तर नंबर 2 ठीक है। फिर है हमारा प्रश्न संख्या 105, छा ध्वनि का उच्चारण स्थान है। तो इसे आप एक बार उच्चारण करके देखो कि ये कहाँ से इसका उच्चारण होता है। इसका उत्तर नंबर 3 हमारा ठीक है, तालव्य। फिर है हमारा प्रश्न संख्या 106, आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया गया है। तो इसका हमारा उत्तर नंबर 3 ठीक है, डिंगल। फिर है हमारा प्रश्न संख्या 107, इनमें से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। दोस्तों, ऐसा प्रश्न हर बार नेट की परीक्षा में पूछा जाता है कि कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है या पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। ऐसा प्रश्न हर बार देखने को मिलता है, तो ये आप ध्यान से याद कर लेना। तो इसमें पश्चिमी हिंदी की बोली जो है वो मारवाड़ी नहीं है, क्योंकि मारवाड़ी जो है वो राजस्थानी बोली है। तो इसमें कोरवी, बुंदेली और कन्नौजी जो है पश्चिमी हिंदी की बोली है। फिर है हमारा प्रश्न संख्या 108, शब्द रचना में किसका योगदान नहीं होता। तो इसमें हमारा उत्तर नंबर 2 सही है, पद, क्योंकि प्रत्यय और उपसर्ग और धातु को मिलाकर ही हम शब्द बनाते हैं। सनसनाहट में प्रत्यय है। तो इसका हमारा उत्तर नंबर 3 ठीक है, आहट। फिर है हमारा प्रश्न संख्या 110, इसमें हमें 2 सूची दी हुई है, इसमें भी हमें मिलान करना है और इसमें निम्नलिखित क्रिया रचना को उनके सही भाषा रूप से सम्मिलित कीजिए। ये कौन सी भाषा के शब्द है, ये हमें मिलान करना है। तो इसका हमारा उत्तर नंबर 2 ठीक है। फिर है हमारा प्रश्न नंबर 11, इसमें भी हमें मिलान करना है। तो इसका हमारा उत्तर नंबर कौन सा ठीक होगा। उत्तर नंबर 2 इसका हमारा ठीक होगा। फिर हिंदी भाषा का संबंध किससे है। हिंदी भाषा का संबंध शोरसैनी अपभ्रंश से है, तो इसका हमारा उत्तर नंबर 1 ठीक होगा। फिर है हमारा प्रश्न संख्या 113, भरत मुनि ने
अपभ्रंश को नाम दिया है? तो भरत मुनि ने अपभ्रंश को देव भाषा नाम दिया है। इसका उत्तर नंबर 3 हमारा ठीक है, देव भाषा। ईसा की किस शताब्दी में अपभ्रंश का व्यवहार लोक भाषा के अर्थ में होने लगा? तो इसका हमारा उत्तर नंबर 3 ठीक है, 9वीं शताब्दी। फिर है हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपनी सखियों में सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया है। सदुकड़ी से उनका अभिप्राय है, तो इसका उत्तर नंबर 3 हमारा ठीक हो जाएगा, राजस्थानी पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली। उत्तर नंबर 3 इसका हमारा ठीक हो जाएगा, राजस्थानी पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली। फिर है हमारा प्रश्न संख्या 116, अपभ्रंश के निम्नलिखित भेदों में से कौन सा भेद नमी साधु द्वारा किया गया नहीं है? तो इसका हमारा उत्तर नंबर 4 ठीक है, ब्राचड। फिर है हमारा प्रश्न संख्या 117, पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति मानी जाती है। तो पश्चिमी हिंदी की जो उत्पत्ति है वो हमारी शोरसैनी अपभ्रंश से मानी जाती है, तो इसका उत्तर नंबर 4 हमारा ठीक हो जाएगा। फिर है खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इसका हमारा उत्तर नंबर 4 ठीक हो जाएगा, अमीर खुसरो ने। फिर अवट भाषा का तात्पर्य है, तो इसके उत्तर आप देख लीजिए। इसका उत्तर नंबर 4 हमारा ठीक हो जाएगा, परिनिष्ठित अपभ्रंश से। परिनिष्ठित अपभ्रंश से उत्तर नंबर 4 इसका हमारा ठीक है। फिर हिंदी के उद्भव तथा विकास की पूर्ववर्ती सही भाषा श्रृंखला है, जिससे हिंदी भाषा का उद्भव और विकास हुआ, तो उस भाषा का क्रम इसमें पूछा गया है। तो इसका उत्तर नंबर हमारा 2 ठीक हो जाएगा, वैद की भाषा, संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश। फिर लहंदा जो एक प्रांतीय भाषा है की जन्मदात्री है, तो इसका हमारा उत्तर नंबर 1 ठीक हो जाएगा, पैसाची। फिर है हमारा प्रश्न नंबर 122, उर्दू साहित्य के जन्मदाता है, तो इसका हमारा उत्तर नंबर 3 ठीक है, वली साहब। फिर हमारा बैसवाड़ी किस बोली का दूसरा नाम है? तो ये हमारा अवधी का दूसरा नाम है, तो इसका उत्तर नंबर 2 हमारा ठीक हो जाएगा। जाठू किस बोली को कहते हैं? तो इसका हमारा उत्तर नंबर 1 ठीक हो जाएगा, बांगरू। फिर है हमारा प्रश्न संख्या 125, निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भाषा नहीं है? तो पंजाबी जो है वो प्राचीन भाषा नहीं है, अपभ्रंश, प्राकृत और संस्कृत जो है वो प्राचीन भाषा है। उर्दू किस भाषा का शब्द है? तो ये उर्दू जो है तुर्की भाषा का शब्द है। अधिकांश विद्वानों के अनुसार देवनागरी लिपि में वर्णों की संख्या है, तो वर्णों की संख्या ज़्यादातर सभी ने 52 मानी है, तो इसका हमारा उत्तर नंबर 2 ठीक हो जाएगा। फिर है हमारा प्रश्न नंबर 128, बाजार किस भाषा का शब्द है? देखो 2 प्रश्न हर बार ऐसे पूछे जाते हैं, कोई भी शब्द दिया जाता है उसमें पूछा जाता है कि किस भाषा का शब्द है, तो इसमें तो आप जितना भी आपको पता हो उतना ही आप इसे याद करें, क्योंकि इसमें पता नहीं चलता कि कौन सा शब्द दे दिया जाए और कौन सी भाषा का दे दिया जाए, तो इसलिए इसे ध्यान से करें। तो इसका हमारा उत्तर नंबर
टू जो है वो ठीक हो जाएगा उर्दू। फिर है दक्षिणी हिंदी के साहित्य में प्रधान है, तो इसमें है हमारा प्रश्न नंबर 1 ठीक हो जाएगा सूफी मत। फिर कौन सी बोली ब्रजभाषा से बहुत मिलती जुलती है, तो इसके ऑप्शन आप देख लो। इसका हमारा उत्तर नंबर 1 ठीक हो जाएगा कन्नौजी। फिर है कन्नौजी बोली का केंद्र है। अब पूछा गया है यहाँ पे कि कन्नौजी जो हमारी बोली है वो कहाँ बोली जाती है, तो इसका उत्तर नंबर 3 हमारा ठीक हो जाएगा फर्रुखाबाद। फिर है हमारा हिंदी उर्दू का मूल आधार कौन सी बोली है, तो इसका हमारा उत्तर नंबर 1 ठीक हो जाएगा खड़ी बोली। फिर है हमारा प्रश्न संख्या 133, कोरवी किस बोली का प्राचीन नाम है, तो इसका हमारा उत्तर नंबर 1 ठीक हो जाएगा खड़ी बोली। फिर है हमारा पंजाबी किस लिपि में लिखी जाती है, तो पंजाबी जो है वो गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, तो इसका हमारा उत्तर नंबर 3 ठीक हो जाएगा। फिर है पूर्वी हिंदी की बोली है, तो पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी है, बघेली। इसका उत्तर नंबर 3 हमारा ठीक हो जाएगा। उर्दू का प्रारंभिक नाम था, तो इसका हमारा उत्तर नंबर 1 ठीक हो जाएगा जवान उर्दू ए मुल्ला। पोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित था, पोर्ट विलियम से हर बार 2 या 3 प्रश्न पूछे जाते हैं पेपर में, तो इसका हमारा उत्तर नंबर 2 ठीक हो जाएगा कलकत्ता में। फिर है हमारा बिहारी भाषा के अंतर्गत कौन सी बोली शामिल नहीं है, इसमें पूछा गया है कौन सी शामिल नहीं है, तो इसका आंसर नंबर 4 हमारा ठीक हो जाएगा छत्तीसगढ़ी। भोजपुरी मगही और मैथिली जो है वो हमारी बिहारी भाषा की बोलियां हैं। फिर है हमारा प्रश्न नंबर 139, रानी केतकी की कहानी की भाषा है, तो इसका उत्तर नंबर हमारा 1 ठीक है खड़ी बोली। फिर है हमारा प्रश्न संख्या 140, अपभ्रंश भाषा की एक प्रमुख विशेषता है, तो इसका हमारा उत्तर नंबर 1 ठीक है वर्णों की द्वित्व प्रवृत्ति। फिर है विभाषा जिसे अंग्रेजी में डायलेक्टर कहते हैं से तात्पर्य है, इसका उत्तर नंबर हमारा 1 ठीक हो जाएगा एक प्रांत तथा उप प्रांत की बोली। फिर है हमारा प्रश्न संख्या 142, सप्तम समूह में कौन सी भाषाएं हैं, तो इसका हमारा उत्तर नंबर 2 ठीक हो जाएगा इटैलिक। प्रश्न संख्या 143, सिंधी भाषा के किस लिपि का प्रयोग किया जाता है, तो इसका उत्तर नंबर हमारा 1 ठीक हो जाएगा फारसी। फिर है हमारा पोर्ट विलियम कॉलेज किसकी स्थापना सन 1800 में हुई है, हिंदुस्तानी भाषा विभाग के प्रथम अध्यक्ष थे, तो इसका हमारा उत्तर नंबर 1 ठीक हो जाएगा प्रो जॉन गिलक्राइस्ट। फिर है हमारा खड़ी बोली गद्य में लिखा गया सबसे पहला ग्रंथ है, तो इसका हमारा उत्तर नंबर 2 ठीक हो जाएगा भाषा योग वशिष्ठ।
फिर है हमारा मैथिली गद्य का सर्वप्रथम ग्रंथ वर्ण रत्नाकर की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका हमारा उत्तर नंबर 3 ठीक हो जाएगा, ज्योतिस्वर। नागरी प्रचारणी सभा काशी की स्थापना का मूल उद्देश्य था? तो इसका हमारा उत्तर नंबर 2 ठीक हो जाएगा, हिंदी भाषा और नागरी लिपि का प्रचार करना। फिर है हमारा प्रारंभ में हिंदी का प्रचार करने के लिए अनेक नगरों में हिंदी प्रचार संस्थाओं की स्थापना की गई थी। इस क्रम में स्थापित भाषा संबंधिनी सभा के संस्थापक है? तो इसका हमारा उत्तर नंबर 1 ठीक हो जाएगा, बाबू तोता राम। फिर है हमारा प्रश्न संख्या 149, नागरी प्रचारणी सभा के प्रथम सभापति बने थे? बाबू राधा कृष्ण दास। उत्तर नंबर 2 हमारा इसका ठीक हो जाएगा। फिर है हमारा पंजाब में हिंदी का प्रचार मुख्य किसने किया था? तो इसका हमारा उत्तर नंबर 2 ठीक हो जाएगा, सरदार राम फ्लोरी। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 50 प्रश्न, और इससे आगे 50 प्रश्न हमारे भाग 4 में आएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसे लगी। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। अब है दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 51, हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन है, यह कथन किसका है? तो इसका उत्तर नंबर 3 हमारा ठीक है, ग्रियर्सन। फिर है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो इसका उत्तर नंबर 4 हमारा ठीक है, भगेली। इसमें बांगरू, बुंदेली और कन्नौजी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। दोस्तों जो ये नई वाले प्रश्न है ये आपको बहुत ही ध्यान से करने हैं। जब भी आप इनको सॉल्व करो तो पहले नहीं पर अंडरलाइन कर लो। फिर है हमारा प्रश्न नंबर 53, दोहा या दुहा किस भाषा का लोकप्रिय छंद रहा है? तो इसका हमारा उत्तर नंबर 3 ठीक है, अपभ्रंश। फिर है हमारा प्रश्न नंबर 54, इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन इसमें पूछा गया है, तो इसमें हमारा उत्तर नंबर 1 ठीक है। इसमें आधा का और या जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा संयुक्त व्यंजन है, क्योंकि ये दो व्यंजनों से मिलकर के बना है। फिर है हमारा जर्मन भाषा किस परिवार के अंतर्गत आती है? तो इसका उत्तर नंबर 2 हमारा ठीक है, भारोपीय। फिर है हमारा इनमें से कौन सी बोली ओंकार बहुला नहीं है? तो इसका उत्तर नंबर हमारा 1 ठीक है, खड़ी बोली। ब्रज, बुंदेली और कन्नौजी जो हमारी बोली है ये ओंकार बहुला के अंतर्गत आती है, खड़ी बोली नहीं आती है। फिर है हमारा प्रश्न नंबर 57, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है? तो दोस्तों इसमें हमारा उत्तर नंबर 4 ठीक है, पहले ध्वनि, फिर शब्द, फिर पद और फिर वाक्य हमारा बनता है, तो ये सही क्रम है। फिर है हमारा निम्नलिखित में से उच्चारण शब्द के आकार पर कंठ से लेकर मुख्य विवर में उच्चरित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम है? तो इसका हमारा उत्तर नंबर 1 ठीक है, कंठ, तालव्य,
वत्सर्य दंत्य ओष्ठ्य। फिर है हमारा प्रश्न नंबर 59, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो इसका उत्तर नंबर 2 हमारा ठीक है, भोजपुरी। फिर है दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 60, कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है। तो इसमें कंठ से जिस वर्ण का उच्चारण होता है वो हमें बताना है। तो इसका आंसर नंबर हमारा 3 ठीक है, का। फिर पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग है जो पश्चिम में बोली जाती है। तो इसका उत्तर नंबर 4 ठीक है, खड़ी बोली बुंदेली। फिर है हमारा प्रश्न नंबर 62, शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तो उसे कहा जाता है। तो इसका उत्तर नंबर 3 हमारा ठीक है, पद। फिर है अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। तो इसका उत्तर नंबर हमारा 2 ठीक है, भगेली। फिर इनमें से कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया? तो इसमें 64 का हमारा 4 ठीक है। तो इसे हम जो पूर्ण विराम बोलते हैं हिंदी में, ये अंग्रेजी में कहीं भी प्रयुक्त नहीं होता है। फिर है हमारा प्रश्न नंबर 65, पर्यटन के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? तो इसका हमारा उत्तर नंबर 1 ठीक है। फिर है हमारी हिंदू मग पर पाँव न राखियो का बहुते जो हिंदी भाख्यो। तो ये पंक्तियाँ किस बोली की है? तो इसका हमारा उत्तर नंबर 3 ठीक है, अवधि। फिर है हमारा इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? तो अवधि का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है, मगही, मैथिली और भोजपुरी का है। तो इसका हमारा उत्तर नंबर 1 ठीक है। फिर है हमारा प्रश्न नंबर 68, इनमें से कौन सा युग अघोष ध्वनि है? दोस्तों ये हमारे वर्ण से क्या इसमें प्रश्न पूछे हुए हैं, तो आप सभी वर्ण को एक साथ लेकर के उनको अच्छे से पढ़ लीजिए कि घोष वर्ण कौन से है, अघोष वर्ण कौन से है, संयुक्त व्यंजन कौन से है और किस वर्ण का उच्चारण कहाँ से किया जाता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो इसमें हमारा उत्तर नंबर 3 ठीक है, पा और फा ये अघोष वर्ण है। फिर ना वर्ण का उच्चारण स्थान है। तो इसका हमारा उत्तर नंबर 2 ठीक है, मूर्धा। ईसा की किस शताब्दी से अपभ्रंश का व्यवहार लोक भाषा के अर्थ में होने लगा? तो इसका उत्तर नंबर 4 हमारा ठीक है, 11वीं शताब्दी। फिर है हमारा उत्तर नंबर 71, निम्नलिखित में से किस भाषा का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है? तो इसका हमारा उत्तर नंबर 1 गुजराती ठीक है। फिर है हमारा प्रश्न नंबर 72, अभ्यंतर पर्यटन के अनुसार वर्णों के भेद है। तो इसका आंसर देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा 2 4। फिर है हमारा निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो मगही जो है वो पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है।
फिर है हमारा प्रश्न नंबर 74, खड़ी बोली शब्द का प्रयोग। इसका हमारा उत्तर नंबर 3 ठीक हो जाएगा, सी। खड़ी बोली का उद्भव शोरसैनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है। फिर है हमारा प्रश्न नंबर 75। तो इसमें हमें मिलान करना है, तो इसका उत्तर हमें देखना है कौन सा है। तो इसका हमारा उत्तर नंबर 2 ठीक है। तो खड़ी बोली जो है वो बिजनौर में बोली जाती है, ब्रज भाषा आगरा में बोली जाती है, बांगड़ू करनाल में बोली जाती है और अवधी जो है वो सुल्तानपुर में बोली जाती है। फिर है हमारा प्रश्न नंबर 76, इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती है। तो इसका हमारा उत्तर नंबर 3 ठीक है, छत्तीसगढ़ी। फिर है हमारी निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्र के साथ सम्मिलित कीजिए। तो इसका आपको उत्तर बताना है। तो इसका हमारा हो जाएगा उत्तर नंबर 77 का क्या हो जाएगा, उत्तर नंबर हमारा 1। फिर है हमारा मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है। तो इसका हमारा उत्तर नंबर 2 ठीक हो जाएगा, मागधी अपभ्रंश। फिर है हमारा प्रश्न नंबर 79, कीर्तिका किस भाषा की रचना है। तो इसका हमारा उत्तर नंबर 1 ठीक हो जाएगा, अवहट। फिर संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी का संघ की भाषा घोषित किया गया है। तो इसका हमारा उत्तर नंबर 3 ठीक हो जाएगा, 343। और 343 से 351 तक हमारी जो देवनागरी लिपि है उसके बारे में हमारे संविधान में अलग अलग प्रावधान किए गए हैं, और इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, तो आप वो जा कर के चेक कर सकते हो। कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है। तो भगेली जो है वो पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, ब्रज बुंदेली और खड़ी बोली है। फिर है हमारा प्रश्न नंबर 82, हिंदी भाषा के मानकीकरण का सचेष्ट प्रयास किस पत्रिका में किया गया है। तो 2 सेकंड का समय आपको सभी प्रश्न के लिए दिया जा रहा है, तो आप अपना उसमें देख लीजिए आपका उत्तर क्या है, उसके बाद जो मैं आंसर बताती हूँ उससे आप मिलान कर लीजिए। तो इसका हमारा उत्तर नंबर 1 ठीक है, सरस्वती। फिर निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है। तो इसमें मालवी जो है वो पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, अवधी, भगेली और छत्तीसगढ़ी है। फिर है हमारा प्रश्न नंबर 84, ब्रज भूली का प्रयोग होता है। तो इसका हमारा उत्तर 4 ठीक है, बांग्ला। तो देखिए ब्रज बा से शुरू है और बांग्ला भी बा से शुरू है, तो इसे आप ऐसे याद रख सकते हो। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो इसका हमारा उत्तर नंबर 2 ठीक है, पतंजलि ने। फिर है हमारा प्रश्न नंबर 86, मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है। तो इसका हमारा आंसर है आंसर नंबर 4, छोटा नागपुर।
अब हमारा प्रश्न नंबर हमारा 87 है और इसमें हमें मिलान करना है। तो इसका हमें देखना है कौन सा आंसर है। तो इसका हमारा जो है वो आंसर नंबर 4 इसका हमारा ठीक है। तो एक बार हम देख लेते हैं 4 में हमारा क्या है। तो 4 के अनुसार इसमें हमारा स्वर ध्वनि आ वाली आ जाएंगी और तालव ध्वनि हमारी चा वाली आ जाएंगी और अल्प प्राण हमारा का वाला आ जाएगा और घोष ध्वनियाँ हमारी खा वाली आ जाएंगी। तो इसका जो हमारा उत्तर नंबर 4 है ये ठीक है। फिर हमारा फिर से मिलान वाला प्रश्न है और इसमें भी आपको देखना है 88% नंबर। तो इसमें हमारा इसका आंसर 2 हो जाएगा। तो आप इससे मिलान कर लीजिए। ब्रज भाषा जो है वो अलीगढ़ में बोली जाती है, भोजपुरी छपरा में, मैथिली दरभंगा में और अवधी जो हमारी भाषा है वो सुल्तानपुर में बोली जाती है। फिर है हमारा प्रश्न नंबर 89, खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है। तो खड़ी बोली जो है हमारी वो मेरठ में बोली जाती है। इसका उत्तर नंबर 3 ठीक है। नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है। तो ये नागरी नाम से देवनागरी का ही बात की जा रही है। तो इसका विकास आप सभी जानते हो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। तो इसका उत्तर नंबर 2 हमारा ठीक है। पा ध्वनि का उच्चारण स्थान है पा। तो इसका हमारा उत्तर नंबर 2 ठीक है, ओष्ठ। फिर है हमारा प्रश्न नंबर 92, भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है। तो इसका आप सभी को पता होगा कि इसका 8वीं सूची में इसे शामिल किया गया है। तो इसका हमारा उत्तर नंबर 1 ठीक हो जाएगा। फिर है हमारा चक्र का चक्का हो जाना किस ध्वनि प्रवृत्ति का उदाहरण है। तो इसका हमारा उत्तर नंबर 3 ठीक हो जाएगा, विपर्य। फिर है हमारा गिर्म नियम किस भाषा की ध्वनियों से संबंधित है। तो इसका हमारा उत्तर नंबर 4 ठीक हो जाएगा, हिंदी। फिर है हमारा मिलान वाला प्रश्न फिर से आ गया है। इन बोलियों को उनकी बोली क्षेत्र के अनुसार सम्मिलित कीजिए। तो इसका हमारा उत्तर नंबर 1 ठीक है। तो बांगरू रोहतक में बोली जाती है, भोजपुरी छपरा में बोली जाती है, कुमाऊनी जो है अल्मोड़ा में बोली जाती है और खड़ी बोली हमारी मेरठ में बोली जाती है। फिर है हमारा प्रश्न नंबर 96, आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जा सकता है। तो इसका हमारा उत्तर नंबर 3 ठीक है, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। फिर है हमारा इनमें से कौन सी राजस्थानी की बोली नहीं है। तो बुंदेली जो है उत्तर नंबर 2 ये नहीं है। मारवाड़ी, मेवाती और मालवी जैसे इनके शब्दों से ही हमें पता चल रहा है ये राजस्थान की बोली है। फिर है हमारा प्रश्न संख्या 98, कर्म शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रक्रिया से हुई है। तो इसका हमारा उत्तर नंबर 4 ठीक है, तत्भव। लिपि के विकास की प्रक्रिया में कौन महत्वपूर्ण है। तो इसका हमारा उत्तर है ध्वनि लिपि। फिर है हमारा प्रश्न नंबर 100 है और इसमें भी हमें मिलान करना है।
तो इसका जो हमारा आंसर है वो आंसर 3 ठीक है। तो हाँ, डोती जो है राजस्थान में है बोली जाती है, भगेली जो है वो मध्य प्रदेश में बोली जाती है, गढ़वाली जो है वो उत्तराखंड में बोली जाती है, और कन्नौजी जो है वो उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों आज हम देखेंगे हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें आज हम भाग 4 देखेंगे, और इसमें हम 151 से 200 तक प्रश्न देखेंगे, जो हमारे 50 प्रश्न रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 151 प्रश्न संख्या, सन 1993 में हिंदी प्रचार के निमित्त सर्वाधिक सशक्त सभा की स्थापना की गई थी, उस सभा का नाम है। तो इसमें उत्तर आप देख लीजिए इसका, और फिर मैं आपको इसका उत्तर बताऊंगी। तो इसका हमारा उत्तर नंबर 2 ठीक है, नागरी प्रचारणी सभा। फिर है हमारा प्रश्न संख्या 152, द्रविड़ परिवार की कौन सी भाषा नहीं है। दोस्तों जो ये नहीं वाले प्रश्न होते हैं इनको आप ध्यान से करना, क्योंकि इनमें कई बार गलती हो जाती है। तो पहले ही आप नहीं पर अंडरलाइन कर ले, और उसके बाद प्रश्न जो है आपका उसे सॉल्व करें। तो इसका हमारा उत्तर नंबर 4 ठीक हो जाएगा, एस्तोनी। फिर है हमारा हिंदी किस परिवार की भाषा है। तो ये प्रश्न बहुत ही सरल है, ये आप सभी को पता होगा। तो इसका हमारा उत्तर नंबर 2 ठीक हो जाएगा, भारोपीय। फिर है हमारा प्रश्न संख्या 154, भारोपीय परिवार की कौन सी भाषा नहीं है। तो तमिल जो है वो भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। संस्कृत, लैटिन और ईरानी जो है वो भारोपीय परिवार की भाषा है। फिर है हमारा प्रश्न संख्या 155, भारोपीय भाषा परिवार का एक वर्ग सप्तम किस भाषा का शब्द है। तो इसका हमारा उत्तर नंबर 2 ठीक हो जाएगा, अवेस्ता। फिर है हमारा प्रश्न संख्या 156, अपभ्रंश के भेदों पर विचार करने वाले प्रमुख विद्वानों में कौन शामिल नहीं है। तो इसका हमारा उत्तर नंबर 4 ठीक हो जाएगा, शिव सिंह सेंगर जो है वो इसमें शामिल नहीं है। फिर है हमारा प्रश्न संख्या 157, प्रारंभ में देवनागरी लिपि की एक प्रमुख विशेषता थी। तो इसका उत्तर नंबर हमारा 1 ठीक है, इसके वर्णों पर सिरोरेखा नहीं लगती थी। फिर है हमारा प्रश्न संख्या 158, अपभ्रंश का एक भेद ब्राचड किसके द्वारा किया गया। तो इसका हमारा उत्तर नंबर 2 ठीक है, मार्कंडे। फिर हमारा प्रथम प्राकृत किस भाषा को कहा जाता है। तो इसका हमारा उत्तर नंबर 3 ठीक है, पाली भाषा को हिंदी भाषा का वास्तविक आरंभ माना जाता है। तो इसका हमारा उत्तर नंबर 2 ठीक है, 11वीं सदी। फिर है हमारा प्रश्न संख्या 161, कौन सी भाषा कृत्रिम भाषा कही जाती है।
तो इसका हमारा उत्तर नंबर 1 ठीक है, प्राकृत। फिर है हमारा पाली भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। तो इसका हमारा उत्तर नंबर 3 ठीक है, बौद्ध साहित्य में। फिर है हमारा राजा भोज का सपना किस भाषा में लिखा गया है। तो इसका हमारा उत्तर नंबर 2 ठीक है, खड़ी बोली। फिर है हिंदी में अनेक शब्द जो सीधे संस्कृत से आए हैं उन्हें कहते हैं। ये हमारा व्याकरण का प्रश्न है। तो जो संस्कृत से सीधे ले लिए जाते शब्द हिंदी में उनको हम तत्सम शब्द कहते हैं। तो इसका हमारा उत्तर नंबर 1 ठीक हो जाएगा। फिर है हमारा वे शब्द जो संस्कृत से निकलकर प्राकृत में से होते हुए सीधे हिंदी में आए हैं कहलाते हैं। तो ये हमारा इसका उत्तर नंबर 1 ठीक हो जाएगा, तद्भव। फिर है हमारा राजभाषा का सही तात्पर्य है। तो इसका हमारा उत्तर नंबर 1 ठीक हो जाएगा, सरकारी कार्यक्रमों में प्रयुक्त भाषा। जो हमारी हिंदी भाषा है उसको राज्य भाषा का दर्जा दिया गया और इसमें ये माना गया कि जो भी हमारे सरकारी कार्य होते हैं वो हमारी हिंदी भाषा में किए जाएंगे। फिर है हमारा प्रश्न संख्या 167, आभीर से तात्पर्य है। तो इसका हमारा उत्तर नंबर 4 ठीक हो जाएगा, नमी साधु द्वारा किया गया अपभ्रंश का एक प्रमुख भेद। तो यह अपभ्रंश भाषा का एक प्रमुख भेद है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किसे परदेशी भाषा का नाम दिया था। तो इसका हमारा उत्तर नंबर 1 ठीक हो जाएगा, खड़ी बोली। फिर हमारा भाषा के अर्थ में अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है। तो इसका हमारा उत्तर नंबर 1 ठीक हो जाएगा, 6वीं शताब्दी में। फिर है हमारा प्रश्न संख्या 170, माधवी किस भाषा का वैकल्पिक नाम है। इसमें पूछा गया है कि जो माधवी है वो किस भाषा का दूसरा नाम है। तो इसका हमारा उत्तर नंबर 2 ठीक हो जाएगा, पाली। संपर्क भाषा के रूप में जानी जाती है। तो खड़ी बोली जो है हमारी वो संपर्क भाषा के रूप में जानी जाती है। इसका उत्तर नंबर 1 ठीक हो जाएगा। प्राचीन देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। तो ये भी हमारा बहुत ही सरल प्रश्न है और ये हमारे सामान्य प्रश्न है जो हिंदी की परीक्षाएं होती है उनमें ये पूछ लिए जाते हैं। तो ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ था। गधे के ओठ वाली लिपि कहलाती है। तो ये हमारा इसका उत्तर नंबर 2 ठीक हो जाएगा, खरोष्टी। फिर है हमारा हिंदी प्रदीप के संपादक थे। तो इसका हमारा उत्तर नंबर 2 ठीक हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट। फिर है भाषा सर्वेक्षण के लेखक का नाम है। तो इसका हमारा उत्तर नंबर 2 ठीक हो जाएगा, ग्रियर्सन। भोजपुरी में किसने साहित्य सर्जन किया है। तो इसका हमारा उत्तर नंबर 1 ठीक हो जाएगा, राहुल साकृत्यायन। डिलाही किस भाषा का दूसरा नाम है। तो इसका हमारा उत्तर नंबर 4 ठीक हो जाएगा, लहंदा। किस बोली का प्राचीन रूप डिंगल कहलाता है।
इसका हमारा उत्तर नंबर 2 ठीक हो जाएगा, मारवाड़ी। किस भाषा में दादू पंथियों का साहित्य मिलता है? तो इसका हमारा उत्तर नंबर 1 ठीक हो जाएगा, जयपुरी। फिर है हमारा प्रश्न संख्या 180। निम्नलिखित में से किस बोली में प्रसिद्ध लोक गाथा आल्हा खंड की रचना हुई? तो इसका उत्तर नंबर 2 हमारा ठीक हो जाएगा, बनाफरी। फिर है हमारा निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नाटकों में निम्न वर्ण के बाद होता है? तो इसका हमारा उत्तर नंबर 2 ठीक हो जाएगा, प्राकृत। फिर है हमारा प्रश्न संख्या 182। शिष्ट समाज की भाषा का संस्कृत से भेद प्रकट करने के लिए जन सामान्य की भाषा को प्राकृत संज्ञा दी गई है, किसका कथन है? तो इसका हमारा उत्तर नंबर 1 ठीक हो जाएगा, उदय नारायण तिवारी। प्राकृति का पहला व्याकरण लिखने वाले विद्वान है? तो इसका उत्तर नंबर 3 हमारा ठीक हो जाएगा, वररुचि। फिर है हमारा किसका उल्लेख कई स्थानों पर भाषा विशेष के रूप में न होकर तत्सम शब्दों के तद्भव या विकृत रूप में मिलता है? तो इसका हमारा उत्तर नंबर 4 ठीक हो जाएगा। तो इसमें उपरोक्त सभी आ जाएगा। निम्न में से किसकी भाषा को पश्चिमी अपभ्रंश कहा गया है? तो स्वयंभू की जो भाषा है उसे पश्चिमी अपभ्रंश कहा गया है। निम्न में से किसकी भाषा को पूर्वी अपभ्रंश कहा गया है? तो कणहप्पा की भाषा को पूर्वी अपभ्रंश कहा गया है। फिर है हमारा रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दुहा कहने से किसका बोध होने लगा? तो इसका हमारा उत्तर नंबर 3 ठीक हो जाएगा, अपभ्रंश। अपभ्रंश के आदि कवि स्वयंभू की रचना नहीं है। तो इसमें उत्तर नंबर 2 हमारा ठीक है, महापुराण जो है वो स्वयंभू की रचना नहीं है और तीनों स्वयंभू जी की रचना है। अभिमान मेरु के नाम से प्रसिद्ध है। तो इसमें हमारा उत्तर नंबर 2 ठीक हो जाएगा, पुष्पदंत। नैरात्म्य भावना और परम महासुख की रहस्यानुभूति का संबंध किससे है? तो इसका हमारा उत्तर नंबर 1 ठीक हो जाएगा, बौद्ध सिद्ध। फिर है हमारा प्रश्न संख्या 191। भविष्यदत्त कथा के रचयिता है? तो इसका हमारा उत्तर नंबर 1 ठीक हो जाएगा, धनपाल। फिर है हमारा अवधि नाम का भाषा के अर्थ में प्राचीनतम प्रयोग नूह सिपर में किसने किया? तो इसका हमारा उत्तर नंबर 2 ठीक हो जाएगा, अमीर खुसरो।
फिर है हमारा प्रश्न संख्या 193। ऊ लरिका ई से करिया हई, उक्त वाक्य किस भाषा में है? तो इसका हमारा उत्तर नंबर 3 ठीक हो जाएगा, अवधी भाषा में। अवध विलास के लेखक है, इसका हमारा उत्तर नंबर 4 ठीक हो जाएगा, लाल दास। फिर है हमारा निम्न में से मूल भारोपीय भाषा की विशेषता नहीं है। तो इसमें से हमारा उत्तर नंबर 1 ठीक हो जाएगा, इसमें परतों का आधिक्य नहीं था। फिर है हमारा प्रश्न संख्या 196। भारोपीय परिवार की शाखा नहीं है। तो इसका हमारा उत्तर नंबर 4 ठीक हो जाएगा, बांतु। फिर है सप्तम वर्ग की शाखा नहीं है। तो इसका हमारा उत्तर नंबर 3 ठीक हो जाएगा, हिटाइट हित्ती। फिर है प्रश्न संख्या 198। छंदस के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका हमारा उत्तर नंबर 1 ठीक हो जाएगा, ऋग्वेद। फिर है हमारा प्राचीन या प्रथम प्राकृत के नाम से जाना जाता है। तो इसका हमारा उत्तर नंबर 1 ठीक हो जाएगा, पाली। फिर है हमारा सोर्स यानी अपभ्रंश से विकसित भाषा नहीं है। तो इसका हमारा उत्तर नंबर 2 ठीक हो जाएगा, पूर्वी हिंदी। तो दोस्तों ये थे हमारे हिंदी साहित्य के अति महत्वपूर्ण 200 प्रश्न। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी।